स्टार्स, हाउस द जोश। आई होप आप सभी एकदम रॉकिंग होंगे। तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी एजुकेटर श्वेता जोशी। सो बी रेडी टू रॉक इट विद ऑडिट। सो कैसे हैं आप सभी? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि ऑडिट होता क्या है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि ऑडिट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, जिसके लिए हम लोगों ने रिलायंस की रिपोर्ट भी देखी थी और उस एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। अगर हम हमारी प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि ऑडिट क्या होती है, जहां हमने देखा था कि आपका जो ऑडिट होता है, ये ऑडिट एक तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? ऑडिट एक तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑडिट आपका। ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा था। किस चीज का हो रहा था? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने फैक्टर्स आए थे? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 5 फैक्टर्स आए थे इन टोटल। 5 फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर जो इसके अंदर आपका आया था, वो था आपके पास में एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, देन एक आपका आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और फिर आपके पास आया था नोट्स टू अकाउंट्स। ये 5 फैक्टर्स आए थे, जहां हम लोगों ने ये बात करी थी कि इस एंटिटी के अंदर यहां जो ऑडिट हो रही है, ये ऑडिट किसकी हो रही होगी? ये ऑडिट किसी एक एंटिटी की हो रही होगी। जब हमने वो एंटिटी कहा था, तो मैंने कहा था एंटिटी में कोई भी पर्सन आ सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि खाली कंपनी की ऑडिट होती है या खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होती है। ऑडिट तो भाई किसी की भी हो सकती है। तो यहां पर पॉइंट हमारा जो आता है कि जब आप ऑडिट करने की बात कर रहे हो, तो ऑडिट किसी भी एंटिटी की हो सकती है। इस एंटिटी के साइज से, इस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव से कि प्रॉफिट मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्लस एंटिटी के लीगल स्ट्रक्चर से हमें किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर वेरी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने यहां डिस्कस किया था, वो ये था कि ऑडिटर ऑडिट कर क्यों रहा है? ताकि ऑडिटर एक्सप्रेस कर सके अपना एक ओपिनियन। ऑडिटर को ये ओपिनियन एक्सप्रेस किसके ऊपर करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्रेस करना है। और ये ओपिनियन ऑडिटर का लिखा हुआ कहां होता है? ऑडिटर का ये ओपिनियन ऑडिटर अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर लिखता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझी थी। आई होप यहां तक की बातें आपको एग्जैक्टली क्लियर होगी। तो आज की क्लास में एक नए मुद्दे के डिस्कशन के ऊपर चलते हैं और वो वर्ड है हम लोगों का इंडिपेंडेंट। क्या है वो वर्ड हम लोगों के पास में? इंडिपेंडेंट वर्ड था। देखो प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ी सी बात करी थी कि इंडिपेंडेंट कौन सा इंसान होता है। तो हम लोगों ने कहा था एक पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट कब होगा? जब आपका कोई भी ओपिनियन जो है, आपका जो ओपिनियन है, अगर वो ओपिनियन दूसरों के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, तब आप अपने काम में इंडिपेंडेंट कहलाते हो। अगर आपका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, तो इस केस में आप क्या कहलाओगे? इंडिपेंडेंट। इट मींस योर ओपिनियन इज नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द विशेस ऑफ द अदर्स। आपका ओपिनियन दूसरों के विशेष से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तब हम आपके ओपिनियन को क्या कहते हैं कि एक तरीके से आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। देखो, योर ओपिनियन इज नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द विशेस ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय हैं। अगर आप एक एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय है, बात को ध्यान से समझते हैं। हमारा जो ऑडिटर है ना, हमारे ऑडिटर का नाम है सीए चिंतामणि। क्या है हमारे ऑडिटर का नाम? सीए चिंतामणि। सीए चिंतामणि जो है वो एक कंपनी है। कंपनी का नाम है चिंटू लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम? चिंटू लिमिटेड। अब अगर सीए चिंतामणि चिंटू लिमिटेड के अंदर एक एम्प्लॉय है, क्या है? चिंटू लिमिटेड के अंदर एक एम्प्लॉय है, तो क्या हमारा जो ये सीए चिंतामणि है वो बोल सकता है कि चिंटू लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली रॉन्ग तरीके से बने हुए हैं?
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। क्या हमारा सीए चिंतामणि इस बात को बोल सकता है क्या कभी भी? नहीं नहीं। अगर चिंतामणि ने ये बात बोल दी तो चिंटू लिमिटेड चिंतामणि को झट से चिंता दे देगा और उसको उसके जॉब से बाहर निकाल देगा। तो इस केस में आपका जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस्ड है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। तो आप यहां पर ऑडिट करते वक्त बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि आप एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय क्या कहता है? बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यहां पे आपका जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन आपके एम्प्लॉयर के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। एक एग्जाम्पल तो ये वाला हो गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपका जो सीए है, सीए चिंतामणि, क्या है आपके सीए का नाम? सीए चिंतामणि। अब आपका जो ये सीए है, सीए चिंतामणि, उस सीए चिंतामणि ने शेयर होल्ड कर रखे हैं। क्या होल्ड कर रखे हैं? शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। किसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है? चिंटू लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर चिंतामणि ने चिंटू लिमिटेड के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो भी वो इस केस में कभी नहीं बोलेगा कि चिंटू लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तरीके से बने हुए हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला तो यहां पर चिंटू लिमिटेड के फाइनेंशियल चिंटू लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो शेयर्स क्रैश कर जाएंगे और जैसे ही चिंटू लिमिटेड के शेयर्स क्रैश कर जाएंगे वैसे ही चिंतामणि को फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो अब क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो चिंतामणि कभी भी इंडिपेंडेंट होके काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिंतामणि का यहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। तो देखा जाए तो इस केस के अंदर भी आपका ऑडिटर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पर भी ये ऑडिटर कभी भी इस एंटिटी की ऑडिट नहीं कर सकता है। अब आता है हमारे पास में एक और एग्जाम्पल। चलो अपने अगले एग्जाम्पल के पास चलते हैं। अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आपका जो सीए है, सीए का नाम क्या है आपका? सीए चिंतामणि। अब आपका ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, सीए चिंतामणि, ये सीए चिंतामणि अब ऑडिट करने गया है फिर से चिंटू लिमिटेड की। किसकी ऑडिट करने गया है? फिर से चिंटू लिमिटेड की। लेकिन इस केस में अब आपका जो चिंटू लिमिटेड है, इस चिंटू लिमिटेड का जो ओनर है, चिंटू लिमिटेड का जो ओनर है वो है पिंटू। कौन है ओनर इसका? पिंटू। चिंटू लिमिटेड का ओनर पिंटू और चिंतामणि, ये दोनों के दोनों सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स हैं तो मतलब क्या हुए? दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हो गए। भाई है इसका ये। अगर ये इसका भाई है, अगर ये इसका रिलेटिव है, तो एक बात पे आप खुद सोचो, यहाँ पे तो भाई भाई वाली बात आ जाएगी ना। और जैसे ही यहाँ पर भाई भाई वाली बात आ जाएगी, इंडिपेंडेंस गई, खत्म हो जाएगी ना। ये सब तो एक तरफ हो जाएगी, क्योंकि कभी भी चिंतामणि अपने भाई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तो बोलेगा ही नहीं। तो इस केस में भी आपके पास में क्या पॉइंट आ जाएगा कि यहां पर भी चिंतामणि बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा इवन सीए का जो एथिक्स है, सीए का जो एथिक्स है, जो ICAI का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसने हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इशू करके दे रखे हैं। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी आपको अपने रिलेटिव की ऑडिट करना अलाउ नहीं करते, क्योंकि जहां आप अपने रिलेटिव की ऑडिट करेंगे उस केस के अंदर आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ऑडिट करते वक्त, तो यहां पर किसी भी तरीके से आपके पास में अगर आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है और ओके, अगर आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप एक सही ओपिनियन कभी भी प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। और आपका ओपिनियन तो आपको ही पता है कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके ओपिनियन के ऊपर तो पूरी दुनिया भरोसा करके बैठी हुई है। इसलिए ऑडिट हमेशा हमेशा हमेशा
कौन सा एग्जामिनेशन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो एक एंटिटी की ऑडिट कभी भी नहीं कर सकता, फिर चाहे आपने उस एंटिटी में शेयर्स परचेज कर रखे हैं, चाहे आपका उस एंटिटी के अंदर कोई रिलेटिव काम करता है या फिर वो एंटिटी आपके रिलेटिव की ही है, क्योंकि इन सभी केसेस में एक ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है बाय द अदर पर्सन। अब ये सारे के सारे केसेस आपको इन डिटेल कहां लिख के दे रखे हैं? इन डिटेल ये सारे केसेस हमको लॉ में लिख के दे रखे हैं, और अपने पास भी एथिक्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं, जहां पर आप कोड ऑफ एथिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कशन करेंगे कि एथिक्स होता क्या है और एथिक्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहती है। आई होप इतना सा पॉइंट हम लोगों के लिए क्लियर है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंट होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था। इंडिपेंडेंट होना तो जरूरी ही होगा ना, क्योंकि एक पर्सन के इंडिपेंडेंट होने से, एक सीए के इंडिपेंडेंट होने से पूरी की पूरी दुनिया जो है, पूरा का पूरी आम जनता जो है सिर्फ और सिर्फ आपके कहे हुए ओपिनियन के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर बैठी हुई है। चलो हम लोग थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं। अगर हम बुक की तरफ आते हैं तो बुक में हमें क्या लिख के दे रखा है, लेट्स सी डेफिनेशन क्या कहती है। देखो बुक की डेफिनेशन के अंदर क्या लिख के दे रखा है, इट इज आवर चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 5 पे ऑडिट की डेफिनेशन लिख के दे रखी है। हमने देखते हैं अभी तक में क्या कवर किया है। तो क्या कवर किया है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो एंटिटी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, irrespective of the size और लीगल फॉर्म। इसका मतलब आपकी एंटिटी का साइज कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल स्ट्रक्चर कोई भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। When such an examination is conducted with the view of expressing an ओपिनियन देयर अपॉन। एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? ताकि एग्जामिनेशन की हेल्प से हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, चाहे आपका साइज कुछ भी हो, चाहे लीगल स्ट्रक्चर कुछ भी हो। आई होप ये डेफिनेशन हम लोगों को अब क्लियर है कि ऑडिट होती क्या है। डेफिनेशन के बाद नीचे हम लोगों को डेफिनेशन का थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन किस किस फैक्टर्स के बारे में दे रखा है। अब देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमें क्या क्या लिख के दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट, डिटेल एक्सप्लेनेशन में कहा हुआ है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द विशेस डायरेक्शंस ऑफ अदर पर्सन। आपका जो जजमेंट है वो कभी भी किसी और के विशेस और डायरेक्शन के अंडर या उनके इन्फ्लुएंस में आकर परफॉर्म नहीं होना चाहिए। हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज whose financial statements are subject to the audit, so that he can form an opinion without being affected by the influence। एक ऑडिटर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस एंटिटी से जिस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट कर। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, कंपनी के एम्प्लॉइज हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपने लोन ले रखा है तो भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, यहां तक अगर रिलेटिव है तब तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट आप नहीं हो भाई यहां पर। तो इंडिपेंडेंस आपकी हमेशा चेक करनी पड़ती है। नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख के दे रखे हैं। आई एम गिविंग यू अ टाइम, 1 मिनट लीजिए। एग्जाम्पल में देखो क्या लिख के दे रखा है। पहला एग्जाम्पल किस चीज के बारे में बात कर रहा है? एक पर्सन है जो बेसिकली आपका ब्रदर है और आपका ब्रदर रिक्वेस्ट कर रहा है आपको कि आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करके दे दो। अब आपके ब्रदर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड है तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है। ऐसे केस के अंदर आप हमेशा क्या ही करेंगे? एक ट्रू ओपिनियन ही देंगे। आप यही बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस केस में आपका इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल लिख के दे रखा है हम लोगों को, और अदर एग्जाम्पल जो लिख के दे रखा है वो आपके शेयर्स के बारे में लिख के दे रखा है कि आपने कंपनी में शेयर्स परचेज कर रखे हैं। टेक अ मिनट ऑफ टाइम, रीड दीज 2 पॉइंट्स कि इन 2 पॉइंट्स में क्या लिख के दे रखा है। आई एम गिविंग अ मिनट ऑफ टाइम, इन दोनों एग्जाम्पल्स को रीड करो।
आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल रीड किया। तो चलो आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। एंटिटीज हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन्ड, जिस भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन कर रहा है उसका क्या होना जरूरी नहीं है हमेशा, प्रॉफिट ओरिएंटेड, लाइक इन द केस ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी एनपीओ, एक एनपीओ हो सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, एनजीओ हो सकता है। ट्रस्ट ऑडिट कैन बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो लार्ज है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Further, it can be conducted irrespective of the legal structure. Entity proprietary है, sole proprietor है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, फर्म है, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट का पर्पस क्या है? ऑडिट का पर्पस है ओपिनियन एक्सप्रेस करना ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे ऑडिट का एक ही पर्पस है और वो पर्पस है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ये आपके ऑडिट का पर्पस रहेगा। आई होप आपको अपने मटेरियल का पहला पेज कंप्लीटली क्लियर है। इस पहले पेज के बाद में एक आपको बॉक्स बना के दे रखा है। बॉक्स में हमें क्या बात लिखी हुई है, अभी हम बॉक्स को सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट रीड करेंगे। ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मीन्स ऑफ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। हमने देखा था ऑडिटर अपना ओपिनियन कहां लिख के देता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख के देता है। तो यहां तक का पॉइंट आप लोगों को आई एम प्रिटी श्योर क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अभी ना हम लोग बात कर रहे थे कि ऑडिटर ना ऑडिट करने आता है। ये ऑडिटर जो है ऑडिट करने किसकी आता है और बाकी कुछ बातें। इस पूरे स्टडी मटेरियल को या पूरे ऑडिट को डिटेल में समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ऑडिट में यूज होने वाले छोटे छोटे वर्ड्स को समझें, क्योंकि जब तक आपको इन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग या वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आपके बुक में क्या लिखा हुआ है वो सारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। देखो, ऑडिट आप लोगों के लिए कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो ऑडिट की वोकैबुलरी को समझना पड़ेगा। जैसे बचपन में इंग्लिश को समझने से पहले आपने ABCD को समझा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पहले ऑडिट को समझने से पहले ऑडिट की वोकैबुलरी पे अपनी थोड़ी कमांड लेकर आनी पड़ेगी। अगर इस वोकैबुलरी पे आपकी कमांड आ जाती है तो आपको ऑडिट के बुक में लिखी हुई बातें काफी बेटर तरीके से, काफी इजीली समझ में भी आने लग जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, तो हम लोग इन टर्म्स को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला टर्म आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ टुडेज क्लास, वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें ही कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा असर दिखा जाती है। तो सबसे पहली बात को समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी ऑडिट आपका ऑडिटर करने जा रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है। अब आप बोलोगे मैम इतनी सी बात भी इतनी ज्यादा जरूरी है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट करने जा रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कौन बनाने वाला है, ये बात आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग सोचिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है। जब भी किसी एंटिटी की ऑडिट हो रही होगी तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता होगा। मैम अगर एंटिटी की ऑडिट हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एंटिटी खुद बनाएगी। चलो एक मुझे बात बताओ, क्या किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है क्या? क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम ऑडिटर कहते हैं, क्या हमारा ऑडिटर आपके एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकता है क्या? जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप खुद चेकिंग करने जा रहे हो, सोचो इस बात के बारे में, क्या बना सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बात को समझते हैं। मैं आपको बोल रही हूं अपना पेपर आप खुद लिखो और खुद ही उसको चेक करो, या फिर मैं आपको ये बोल रही हूं कि अपने करे हुए काम के अंदर आप खुद गलतियां निकालो। क्या आप अपने करे हुए काम में कभी खुद गलतियां निकाल पाओगे क्या? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो कभी गलत होते ही नहीं। गलत तो हमेशा सामने वाला इंसान होता है। इसीलिए एक ऑडिटर
कभी भी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाएगा जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट करने जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक सीए इन प्रैक्टिस जो होता है, एक सीए जो इन प्रैक्टिस होता है, वो सीए बुक कीपिंग का काम कर सकता है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट की बुक कीपिंग का काम कर रहा है, तो एक सीए इन प्रैक्टिस जो भी होता है वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है वही सीए उसकी ऑडिट करेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज ऐसे काम तुम इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हारा खुद का इंफ्लुएंस नहीं आएगा क्या? तो इसीलिए मेकर और चेकर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? बात को ध्यान से सुनो कि मेकर और चेकर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद बना रहा है तो वो कभी भी खुद उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्टली हम बोलते हैं कौन बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्टली आपका मैनेजमेंट बनाता है। सीए कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता है। अगर आपने किसी सीए को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम आउटसोर्स कर रखा है तो वही सीए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं कर सकता। ये आपके एथिक्स के कंप्लीटली अगेंस्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हम लोगों ने समझा है वो स्टेटमेंट हमने क्या समझा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। कौन प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? मैनेजमेंट। अरे भैया मैनेजमेंट कौन है? उसी कंपनी का अकाउंटेंट, जिस कंपनी की आप ऑडिट करने गए हो उसी कंपनी के अकाउंटेंट को ही तो मैनेजमेंट कहा जाएगा ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? उस एंटिटी की जिसकी आप ऑडिट करने गए हो, उसी एंटिटी के मैनेजमेंट ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर है कि अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी भी बना नहीं सकते हो। पहला पॉइंट समझ में आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में। चलो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, तो पहले पॉइंट के बाद अब एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। हमारे पास ना एक वर्ड है एंड द वर्ड इज दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। वर्ड क्या है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TCWG। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? TCWG, those charged with governance, and the short form is TCWG। अब ये जो हमारा TCWG है, those charged with governance है, इसका काम क्या होता है? TCWG या those charged with governance मैनेजमेंट से एक पोस्ट ऊपर होता है। मैनेजमेंट कौन है? देखो हर एक एंटिटी में ना दो तरीके की बॉडीज होती हैं। हर एक एंटिटी के अंदर हमारे पास में दो तरीके की बॉडीज होती हैं। किसी भी एंटिटी में जब दो तरीके की बॉडीज होती है तो एक अपने पास आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। कौन सी आती है? एक अपने पास एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एक अपने पास आती है सुपरवाइजरी बॉडी। दूसरी कौन सी आती है अपने पास? सुपरवाइजरी बॉडी। और एक हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं या फिर आपका मैनेजमेंट आ जाता है। इसमें वो लोग होते हैं जो एक एंटिटी के अंदर डे टू डे बेसिस पर किसी भी बिजनेस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। वो सभी के सभी लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। फिर सुपरवाइजरी लेवल में कौन आता है? सुपरवाइजरी लेवल में हमारे पास वो लोग आते हैं जो सुपरविजन कर रहे हैं, जो किसी भी चीज को होते हुए देख रहे हैं। ये डे टू डे मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन इनके डिसीजंस के बिना कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता है। दे आर द वन हु आर गोइंग टू टेक ऑल मेजर डिसीजंस। इनके सुपरविजन के बिना कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसमें किसी भी एंटिटी के
ट्रस्टीज आ सकते हैं। कौन आ सकता है? बेसिकली ट्रस्टीज आ सकते हैं आपके एंटिटी के। आपकी एंटिटी के यहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं, जो एंटिटी के डे टू डे बिजनेस में तो इन्वॉल्व नहीं है, बट दे आर TCWG। बात को समझने के लिए एग्जांपल देखो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी की पूरी फैमिली जो है, क्या ये बिजनेस के अंदर डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर कर रही हैं? क्या ये बिजनेस के अंदर डे टू डे बेसिस पर इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रही। लेकिन क्या इनके डिसीजन के बिना कोई भी काम परफॉर्म हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। दे सुपरवाइज द थिंग्स, वो पॉलिसीज को, प्लान्स को बनने में सुपरविजन का काम करते हैं। इंप्लीमेंटेशन करवाने का काम तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप की बॉडीज होती हैं। ये जो मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कौन सी बॉडी है? ये जो मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम लोग? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट बना रहा है, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सुपरविजन का काम जो होगा वो किसका है? TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस का है। किसका रहेगा? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो अपनी स्टेटमेंट को ना हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट अंडर the supervision of TCWG। TCWG का हालांकि पेपर में तो आप लोग फुल फॉर्म ही लिख कर आएंगे, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर में ICAI नेवर एंटरटेन शॉर्ट फॉर्म्स। आपको हमेशा फुल फॉर्म्स लिखना है। किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्ट फॉर्म ICAI एंटरटेन नहीं करता। अगर इन केस हम नोट्स में शॉर्ट फॉर्म लिख भी रहे हैं सो दैट थोड़ा हैंडी हो जाए चीजें, फिर भी आप कभी भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो नोट्स बनाते वक्त भी हम लोग हर बात का फुल फॉर्म ही यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पेपर के अंदर बिल्कुल भी मत यूज करके आना। तो हमारी यहां तक की बात आई होप क्लियर है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई बनते कैसे हैं? बनाएगा कौन? वो तो मुझको क्लियर है कि कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। किसके सुपरविजन में बनेंगे? TCWG के सुपरविजन में बनेंगे। बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता किस तरीके से है? कैसे बनेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना। तो देखो, अब एक पॉइंट आता है हमारे पास कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बनता किस हिसाब से है। तो उसके लिए मेरे पास एक वर्ड आता है और वो वर्ड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वर्ड क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम समझते हैं। बात को समझने के लिए ना क्लास 11th और क्लास 12th में चलते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसे है? जब आप लोग क्लास 11th में थे तो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक चैप्टर किया था। चैप्टर किया, P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट मैच कर गई। तुमको लगा भाई अब तो लाइफ सेट है, हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आ चुका है। फिर तुम्हें पता चला भाई ये तो सिंपल सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, अब इसमें एडजस्टमेंट करना बाकी है। फिर तुमने एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा और तुमको लगा कि हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है। कुछ दिनों बाद आपको ये बताया गया कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस में बनता है। किस केस में बनता था? सिर्फ इंडिविजुअल के केस में। इस सदमे के साथ में तुम लोग क्लास 12th में आए। क्लास 12th में तुम्हारा इंट्रोडक्शन आते ही पार्टनरशिप के साथ करवाया गया और एक पूरा का पूरा मॉड्यूल तुम्हारा पार्टनरशिप के ऊपर दे दिया गया था। उस बुक के अंदर आप लोगों को पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया गया कि पार्टनर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनते हैं। चलो भाई, वो भी तुमने कैसे तैसे कर लिया और तुम्हें ये पता चल गया कि पार्टनर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनते हैं। आफ्टर दैट थिंग तुमको लगा इससे ज्यादा खतरनाक अब कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम लोग आए दूसरी बुक के ऊपर, शेयर कैपिटल, जहां पढ़ा तुम लोगों ने।
और फिर तुमको रियलाइज हुआ अरे कंपनीज के अकाउंट्स तो इस तरीके से बनते हैं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, मतलब इंडिविजुअल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस तरीके से बन रहा था, पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप एक्ट के तरीके से बना, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो मतलब अपनी जो एंटिटीज है उन सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बनता है। बिल्कुल यही तो मैं समझा रही थी कि हर एक एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बनता है। इवन अगर कंपनीज की भी बात की जाए तो कंपनीज के अंदर भी लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बन रहा है। अब ये कैसे हो सकता है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैंकिंग कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इस बात को आपकी आरबीआई ने बताया है। किसने बताया है? आपकी आरबीआई ने। और आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आपका बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा इस चीज के बारे में बता रखा है। तो एक बैंक का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा होता है तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहता है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। अगर आप अपने नॉर्मल कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट के साथ, कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप सबने देखा हुआ है, अगर आप अपने एक नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट के साथ बैंक का फॉर्मेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंपेयर करोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपका जो बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो अलग तरीके से बन रहा है, वो कंपनीज की तरीके से नहीं बन रहा है। कम टूवर्ड्स द एसेट साइड, अगर आप एसेट साइड पे देखते हो तो एसेट साइड पे सबसे पहले कैश एंड कैश बैलेंसेस लिखा हुआ है, फिर बैलेंसेस विद बैंक, balances with bank and money at call and short notices। क्या ये सारी की सारी बात हम लोगों को नॉर्मली लिख के दे रखी होती है क्या? कंपनी के केस में तो नहीं होती। इसका मतलब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, क्योंकि बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो यहां पर इनका तो अपना खुद का एक फॉर्मेट है, देखा जाए तो यहां पर इनका अपना खुद का एक फॉर्मेट है। अगर मैं बैंक के पीएनएल की तरफ चलती हूं, किसकी तरफ चल रहे हैं? अगर हम बैंक में पीएनएल की तरफ चलते हैं, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम लिखी हुई है, इनकम में इंटरेस्ट ऑन और अदर इनकम, और इनकम खत्म, मतलब खत्म। क्या तुम्हारा नॉर्मल पीएनएल अकाउंट इतने में खत्म हो जाता है क्या? इनकम साइड नहीं नहीं नहीं, अब तो सेल्स भी आती है, बट बैंक में तो सेल्स होती ही नहीं, बैंक में तो सेल्स होती ही नहीं। तो बैंक का तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम ही क्या है? जो बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन किया जा रहा है। तो मतलब मैं जो समझाना चाह रही हूं वो ये है कि इवन आपकी अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो एक बैंक का तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का बनाओगे तो इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तो अपना ही एक्ट लगा के बैठी हुई है और अपन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके ही अकॉर्डिंग बनते हैं, और वहां पे लगता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का एक्ट। तो हर एक एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बन रहा है। तो मैं एक बात कह सकती हूं कि किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहा है वो बनता है इन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसके अकॉर्डिंग बनता है वो? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंस को रिपोर्ट करने का एक फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क हर एंटिटी टू एंटिटी आपका डिफर करती है, एंटिटी टू एंटिटी ये फ्रेमवर्क कभी भी सेम नहीं होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होता है किसी भी एंटिटी की ऑडिट करते वक्त। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है क्या? अब बताइए हम ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मैं ये नहीं बोल सकती कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रही है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर इंश्योरेंस एक्ट, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो मैं एक कॉमन वर्ड यूज करने वाली हूं, और वो कॉमन वर्ड है मेरे पास में कि किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मैनेजमेंट बनाता है, टीसीडब्ल्यूजी के सुपरविजन में बनाता है, और वो बनते हैं इन accordance to applicable financial reporting framework, in accordance to applicable financial reporting framework। इसको शॉर्ट में बोला जाता है FRF।
क्या बोला जाता है इसको शॉर्ट में? FRF बोला जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हमारी क्लास की आज एक छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई कि किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अंडर द सुपरविजन ऑफ TCWG बनता है और इन अकॉर्डेंस टू एप्लीकेबल FRF बनता है। क्लियर है ये बात अपनी? पक्का समझ में आ गई? पक्का से चलो अगला पॉइंट देखते हैं हमारे पास में। तो आज की क्लास का एक टर्म तो हम लोगों को क्लियर हुआ। आज की क्लास का सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं और सेकंड टर्म है हमारे पास में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या है सेकंड टर्म? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है मैम? हम लोगों ने ना एक वर्ड तो सुना था और वो वर्ड था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या था वर्ड हमारे पास में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जब आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हो तो इसमें लिखा होता है AS। क्या है ये? AS। जैसे AS बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसे है। क्या बताते हैं अपना AS कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता किस तरीके से है, ये बात अपने पास AS में लिखा हुआ है। उसी तरीके से SAS बताते हैं, उसी का उल्टा कर दो। उसी तरीके से SAS स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कैसे होती है। तो SAS हमको क्या बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता किस तरीके से है। तो AS हमको क्या बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता किस तरीके से है और SA हमको क्या बताते हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट किस तरीके से होती है। हमारे पास में 11 चैप्टर्स हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था। 11 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स में नॉर्मल थ्योरी लिखी हुई है और कुछ चैप्टर्स के अंदर अपने पास में SAs लिखे हुए हैं। SAs आपको ये बताते हैं कि हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, किस तरीके से आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट करते हैं। हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, ये हमको कहाँ लिख के दे रखा है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर लिख के दे रखा है कि ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ये बात क्लियर है? अब इस बात को ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तुम लोगों को आइडिया होगा कि तुम्हारे पास में 29 AS है। उस तरीके से ही ICAI ने, उस तरीके से ही ICAI ने हम लोगों को इशू करके दिए हैं। ICAI की अथॉरिटी के अंडर हम लोगों को इशू हुए हैं SAs। अभी SAs हमारे पास कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं? आपके सिलेबस में इन टोटल 29 SAs हैं। कितने SAs हैं आपके सिलेबस में? टोटल 29 SAs हैं आपके सिलेबस में। 29 SAs का अभी हम थोड़ा सा ही बात समझेंगे, इसके बाद में डिटेल में ये सारे SAs हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारे पास आएगी 200 की सीरीज। 200 की सीरीज में आपके पास में सिलेबस में बहुत सारे SAs लिख के दे रखे हैं, जैसे कि एक है SA 200, एक है SA 210, एक है SA 230, एक आएगा SA 260, एक आएगा 265, एक आएगा 299। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या चीज है भैया? हमने जब AS के बारे में सुना था तो वी वर हैविंग AS 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये क्या चीज हो गई? अरे भैया अब यही चीज है। ICAI ने अपने SAs की नंबरिंग इस तरीके से कर रखी है, जहां पे आपके पास में एक 200 की सीरीज होगी, फिर आपके पास 300 की सीरीज होगी, 400 की सीरीज होगी, 500 की होगी, 600 की होगी, 700 की होगी। हालांकि सीरीज तो हमारे पास 800 की भी है, लेकिन बस ये फाइनल के लिए रखी हुई है। इंटर के अंदर खाली अपने पास 700 तक की सीरीज ही आती है। एक्चुअली क्या है ना, हर सीरीज कुछ कहती है।
क्या कहती है? हर एक सीरीज को बनाने के पीछे एक मेन मोटिव है, जहां पर हर एक सीरीज स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए यूज हो रही है। जैसे 200 से लेके 299 की सीरीज जो है वो पेपर वर्क को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ये पेपर वर्क को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजों को चेक करते हो, किस तरीके से एक सीए को, एक ऑडिटर को कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, वो क्या क्या चीजें हो सकती है, वो इससे रिलेट करती है। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया एसए आएगा तो वो एसए जो होगा वो 200 की सीरीज के अंदर ही आएगा और उस एसए को हम 200 की सीरीज के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। आई होप दिस थिंग इज प्रिटी क्लियर विद यू गाइस। अब आता है इसके पास में, हमारे पास में दूसरी सीरीज। दूसरी सीरीज जो हमारी आएगी वो आएगी 300 की सीरीज। 300 की सीरीज में हमारे पास में एक तो 300 ही आ जाएगा, फिर आएगा 315, फिर आएगा 320, फिर आएगा 330। अपने पास 300 की सीरीज में सिर्फ इतना ही लिख के दे रखा है। 300 की सीरीज में आपकी जो हम बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं हम ऑडिट को प्लान करने के रिगार्डिंग। प्लानिंग से रिलेटेड बातें आएगी आपके 300 की सीरीज के अंदर। 300 की सीरीज के बाद आपके पास आएगी 400 की सीरीज। 400 की सीरीज में हमारे पास खाली एक ही है हमारे सिलेबस में और वो आता है 450। इसके बाद आपके पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है 500 की सीरीज, 500 की सीरीज। 500 की सीरीज में आपके सिलेबस में 500 है, 501 है, 505 है, 510 है, 520 है, 530 है, 550 है, 560 है, 570 है और 580 है। मैम क्या 540 बना ही नहीं क्या? अरे बना तो है 540, लेकिन वो यहां पर नहीं है, वो सीए फाइनल के लिए रखा हुआ है। बड़ी बड़ी चीजों को बड़ी बड़ी जगह पढ़ाया जाएगा ना, तो वो सीए फाइनल के लिए रखा हुआ है। फिर अपने पास आता है 600 की सीरीज। 600 की सीरीज में आपके सिलेबस में 600 और 610 है। हालांकि 620 भी है, लेकिन वो फिर से हमने सीए फाइनल के लिए रखा हुआ है। कि ये जो 3 सीरीज हैं, कौन सी 300 सीरीज? 400, 500 और 600 कि तीनों की तीनों सीरीज बात करती है ऑडिट को एग्जीक्यूट करने के बारे में, कि ऑडिट एग्जीक्यूट किस तरीके से होती है। इसके बाद में अपने पास फिर आती है 700 की सीरीज। कौन सी सीरीज आएगी अपने पास बाद में? 700 की सीरीज। 700 की सीरीज में 700, 701, 705, 706 और 710 ये स्टैंडर्ड्स हमारे पास आएंगे। और 700 की सीरीज बात कर रहा है कि ऑडिटर रिपोर्टिंग किस तरीके से करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएगी, ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से बनता है। ये है तुम्हारा पूरा एसएस का। अब तुम लगेगा मैम ये तो बहुत सारा हो गया, ये कैसे कवर होगा? चिल यार, मैं हूं ना, मैं तुम्हें ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन योर फिंगर टिप्स लर्न करवा दूंगी क्लास के अंदर। हम इन्हें समझते भी जाएंगे और झटपट क्लास के अंदर इन सभी चीजों को लर्न भी करते हुए चलेंगे। सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आप लोगों को क्लास में तरीके के साथ, इवन नाम और नंबर के साथ लर्न करवाना है। ये काम आप मुझ पे छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ पढ़ाई करो और ध्यान से सुनो हम क्या क्या बातें पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अभी तक मैं 2 पॉइंट्स करवाए आज की क्लास में। पहला पॉइंट ये कह रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है, टीसीडब्ल्यूजी के सुपरविजन में बनाता है और एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनता है। दूसरा पॉइंट जिस पर हमने मेजर डिस्कशन किया वो ये था कि ऑडिट करते कैसे हैं। ऑडिट करते वक्त आपको सारी के सारी गाइडेंस नोट कि किस तरीके से कौन से आइटम को चेक किया जाएगा, ऑडिट को प्लान कैसे किया जाएगा और बाकी सारी की सारी बातें, ये सब कुछ हमको कहाँ लिख के दे रखा है? एसएज में लिख के दे रखा है। अपने पास इन टोटल 29 एसएज हैं सिलेबस में। 200 की सीरीज, 300 की, 400 की, 500 की, 600 की और 700 की सीरीज। हर एक सीरीज कुछ तो कह रही है और स्पेसिफिकली यही सीरीज हमारी फॉलो होती हुई भी चलेगी। तो ये 2 बातें आपको आज की क्लास की आई होप कंप्लीटली प्रिटी क्लियर है। क्या मैं इस बात को मान के चलूं कि ये 2 बातें आप लोगों को आज की क्लास की समझ में आई है? पक्का?
आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमारे पास टर्म्स यही खत्म नहीं होते, बट वी हैव मैनी मोर टर्म्स, और काफी सारे टर्म्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू ऑल लर्न समथिंग न्यू इन दिस क्लास। तो मिलते हैं कल आप लोगों से फिर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कुछ नए टर्म्स ऑडिट के बारे में। थैंक यू एवरीवन।